नमस्कार, योग एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। महाभारत युद्ध से पूर्व सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की मानसिक दुर्दशा देखकर भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित थे कि आखिर उसकी ये दशा हुई क्यों, और यदि उसने युद्ध नहीं किया तो मानवता को दुर्योधन, दुशासन और शकुनियों से मुक्ति कैसे मिलेगी। उन्होंने एक स्पष्ट आश्वासन दिया, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आज का अर्जुन जो जीवन संग्राम के सामने खड़ा है और अपने भीतर के दुर्योधन, दुशासन से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा है, आत्मबल की कमी और लोभ मोह के अंधकार में से निकलने का मार्ग खोज कर भी नहीं पा रहा है, उसके लिए भी भगवान कृष्ण का दिया गया आश्वासन आज भी शाश्वत है। और अपने भीतर के दुश्मनों से निपटने के लिए एक ही मार्ग है और वह है योग। योग अपने भीतर झांकने, खुद को समझने और आत्मिक उत्थान का विज्ञान है। इसके माध्यम से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आइए इस शाश्वत विज्ञान की शरण में आए, योग की शुरुआत करें, योगाभ्यास प्रारंभ करें। स्वागत है आपका एक बार पुनः योग और स्वास्थ्य के इस प्रोग्राम में। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है योगाभ्यास। आइए प्रारंभ करते हैं योगाभ्यास वार्म अप एक्सरसाइज से। दोनों हाथों को सीधा सामने की ओर रखें, हथेली आकाश की ओर। कलाई के बाद प्रारंभ करेंगे कोहनियों की क्रिया। श्वास लेने के साथ दोनों हाथ सीधे, श्वास छोड़ने के साथ दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ेंगे। आइए प्रारंभ करें। श्वास भीतर, श्वास बाहर। ध्यान रहे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। 1 से 10 बार तक इस क्रिया को दोहराएं। आपके दोनों हाथों का पूर्ण व्यायाम इस क्रिया के माध्यम से 1 से 10 बार करने के पश्चात प्रारंभ करेंगे कंधों का व्यायाम। दोनों हाथों को कोहनियों से फैला लेंगे। 1 से 10 बार कंधों का व्यायाम प्रारंभ करें। श्वास लेने के साथ हाथ ऊपर जाएगा, श्वास छोड़ने के साथ हाथ नीचे आएगा। ध्यान रखेंगे फेफड़ों को पूर्ण प्रसार दें। एक्सपेंड करें चेस्ट, थोरैसिक रीजन एक्सपेंड होगा। श्वास प्रश्वास की गति पर पूर्ण ध्यान दें। क्रिया करते समय आगे से दोनों कोहनियां मिलेंगी, पीछे से दोनों हाथ मिलेंगे। 1 से 10 बार आगे से पीछे की ओर दोहराएं। इसके पश्चात पीछे से आगे की ओर विपरीत क्रम में 1 से 10 बार। इस क्रिया से आपके कंधों के जोड़ लचीले बनते हैं, गर्दन में ऐंठन, कंधों में दर्द में राहत मिलती है, हाथ मजबूत होते हैं, मांसपेशियां लचीली बनती हैं। सारा विजातीय पदार्थ इसके माध्यम से दूर होता है। रक्त के संचार में तीव्रता आती है। हाथों की क्षमता, कंधों की क्षमता बढ़ती है। 1 से 10 बार करने के बाद विश्राम करें। शरीर को ढीला छोड़ें, दोनों हाथों को ढीला छोड़ें। एक बार फिर से स्वागत है आपका योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम में। योग वह ज्ञान साधना है जो स्व के साथ पूरी सृष्टि का संबंध जोड़ती है। व्यक्ति को
लोक कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत कर उसका सर्वांगीण विकास करती है। योग साधना से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर उन्नति के उच्च शिखर में पहुंचता है। योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को उन्नत बना सकता है। क्या आपको इन क्रियाओं की सही जानकारी है? क्या आप योग आसनों के माध्यम से, यौगिक क्रियाओं के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को उन्नत बनाना चाहते हैं? तो आइए हम आपको देते हैं सही जानकारी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शलभासन, जो कि योग आसनों में बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को, मन को विकार रहित बना सकते हैं। यदि आपको स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित रोग है, लंबर पेन है, तो आपके लिए शलभासन बहुत ही उपयोगी है। शलभासन में हमारे शरीर की स्थिति शलभ यानी कि टिटटिप के समान बनती है, जिसमें हम अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे अर्ध शलभासन के बारे में। शलभासन की स्थिति में हम अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं। यदि आप साइटिका के रोगी हैं तो आपके लिए ये आसन विशेष रूप से लाभकारी है। साइटिक नर्व, जो कि हमारे पैर के निचले भाग से पूरे ऊपरी भाग तक फैली होती है, उसमें डिस्टर्बेंस के कारण हमें साइटिका की प्रॉब्लम होती है। यह आसन साइटिक नर्व को इफेक्ट करता है और साइटिका के रोगियों को लाभ पहुंचाता है। इसी के साथ रक्त की शुद्धि करता है। रक्त का संचार पैरों से ऊपरी भाग की ओर होने लगता है, क्योंकि हम अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं। अर्ध शलभासन शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाता है, मांसपेशियों में मजबूती लाता है। साथ ही श्वास संबंधित रोगों में यह आसन लाभ पहुंचाता है। इसी के साथ पेट संबंधित रोग तथा आंतों से संबंधित रोगों में यह लाभकारी होता है। कुछ विशेष सावधानी भी हमें इस आसन में रखनी पड़ती है। ध्यान रखेंगे, अल्सर के रोगी, हर्निया और आंत से पीड़ित रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। इसी के साथ उच्च रक्तचाप वाले रोगी भी इस आसन को न करें। आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं इस आसन को करने की विधि के बारे में। इस आसन को दो तरह से किया जाता है। दोनों विधियों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेंगे इसके लिए शारीरिक स्थिति। अर्ध शलभासन के लिए शारीरिक स्थिति लेने के लिए आप लेटेंगे पेट के बल। वज्रासन से धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं और सीधे लेट जाएं। लेटने की स्थिति में आपके दोनों पैर मिले रहेंगे। आपके दोनों हाथ थाइस के अगल बगल रहेंगे। माथा जमीन पे रहेगा। धीरे से माथे को उठा के चिन वाले भाग को जमीन पे रखें। हम कर रहे हैं अर्ध शलभासन की पहली विधि। दोनों हाथों की हथेलियों को थाइस के नीचे रखें। दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे हाथों की सहायता से। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने पैर के थाइस पे सपोर्ट देंगे। क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात धीरे से वापस आएंगे। और पुनः दोहराएंगे इस क्रिया को दूसरे पैर से। बाएं पैर को ऊपर ले जाएं। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए थाइस के नीचे लाएं। एक पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। जो पैर बिल्कुल सीधा है उसको सपोर्ट देगा दूसरा पैर। पैरों को ऊपर उठाने के कारण इसका सीधा प्रभाव हमारे लंबर रीजन पे पड़ता है। वहाँ की विकृति दूर होती है।
इस स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। ध्यान रखें घुटना सीधा रहेगा। पैर को खींच के रखें बाहर की ओर। क्षमता अनुसार रुकने के बाद धीरे से पैरों को सीधा करें। इस क्रिया को आप 3 से 5 बार तक दोहरा सकते हैं। ध्यान रहे क्षमता अनुसार ही करने का प्रयास करें। क्रिया को करते समय किसी भी प्रकार का झटका शरीर में न बनाएं। सहजता पूर्वक दोनों पैरों को ऊपर लाएं और नीचे रखें। पुनः इस क्रिया को 3 से 5 बार तक आप दोहरा सकते हैं। 3 से 5 बार दोहराने के बाद विश्राम करेंगे मकर आसन की स्थिति में। दोनों हाथों को थाई से बाहर निकालेंगे। दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट के गैप में फैलाएंगे। एड़ी भीतर की ओर, पंजे बाहर की ओर। दोनों हाथों की सहायता से थोरैसिक रीजन को ऊपर उठाएंगे। दोनों कोहनियों को नीचे लगाएं। हथेलियों के बीच में चेहरे को लें। मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। सामान्य करें श्वास प्रश्वास को। आंखों को सहजता से बंद करें। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात धीरे से आंखों को खोलेंगे। सहज स्थिति में वापस आएंगे। धीरे से बैठें। सहज स्थिति में आने के पश्चात तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। स्वागत है आपका फिर से एक बार योग एंड हेल्थ के डिजीज सेक्शन में। भारत में कुष्ठ रोग भयंकर जन स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम सन 1983 में प्रारंभ किया गया था। इसका ध्येय वर्ष 2000 तक इस रोग को समूल समाप्त कर देना था, लेकिन प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख नए रोगी सामने आ रहे हैं। कुष्ठ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रो द्वारा उत्पन्न होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है। इसमें पहले तंत्रिकाएं, त्वचा व फिर शरीर के दूसरे अंग प्रभावित होते हैं। विकृतियां उत्पन्न होती है जिससे कुष्ठ या कोढ़ कहते हैं। यह एक दुस्साध्य चिरकारी क्रोनिक रोग है। इसमें रोग का प्रभाव शरीर के किसी एक अंग या पूरे शरीर पर भी हो सकता है। संपर्क से होने वाला यह रोग अति संक्रामक होता है। यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक होता है। इसके लक्षण 4 से 6 वर्ष बाद अथवा उसमें अधिक 10-20 वर्ष बाद भी प्रकट होते देखे गए। इसके कीटाणु त्वचा पर स्पर्श शून्यता पैदा करते हैं। श्लेष्मिक झिल्लियों पर गांठें बना देते हैं जो बाद में फट जाती है और वहां घाव हो जाता है। कुष्ठ रोग का संक्रमण नाक के श्वासों के माध्यम से, साथ ही सिर के जूं और मच्छरों जैसे कीड़ों द्वारा काटने से भी होता है। यह मनुष्य द्वारा ही एक से दूसरे में संप्रेषित होता है, जो त्वचा को आपस में छूने से, सुई द्वारा त्वचा पर चित्र बनाने से, संक्रमित रक्त चढ़ाने आदि कारणों से फैलता है। कुष्ठ रोगी माता का पुत्र माता के संपर्क में आने से, माँ का दूध पीने से, माता द्वारा चुम्बन लेने से, अन्य और संपर्क में आने से भी आगे चलकर कुष्ठ रोगी बन जाता है। पति पत्नी के एक दूसरे से संपर्क करने, यौन संबंध स्थापित होने, एक दूसरे के घावों की मवाद, पीव, रक्त आदि लग जाने से भी रोग का संक्रमण हो सकता है। चर्म रोग यदि पुराने हो जाएं, तो आगे चलकर कुष्ठ रोग में परिवर्तित हो जाते हैं। मक्खियों से कुष्ठ रोग आसानी से फैलता है। रोगी के मवाद, पीव, थूक, बलगम, घाव
फोड़ों पर से रोग के कीटाणु को लेकर ये मक्खियाँ स्वस्थ लोगों को अस्वस्थ कर देती हैं। कभी कभी एक या अधिक हाथ पैरों में छूने का आभास खत्म हो जाता है। कभी कभी मरीज अल्सर या मुड़ा हाथ लेकर आता है। रोग के प्रारंभ में मांसपेशियों में दर्द होता है, रोगी को ज्वर हो जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों में खुजली हो जाती है, त्वचा अधिक चिकनी स्निग्ध अनुभव होती है। थोड़ी सी धूप में निकलने व परिश्रम करने पर त्वचा में जलन होने लगती है। पसीना बहुत आता है। पहले त्वचा सुन्न हो जाती है, उस पर किसी स्पर्श का अनुभव नहीं होता। फिर लाल लाल चकत्ते व्रण बनने लगते हैं, शोथ उत्पन्न होता है और फिर पीव का स्राव होने लगता है। रोगी के रक्त का वर्ण भी काला पड़ने लगता है। ज्वर, सिर दर्द, अधिक पसीना आना और बाल झड़ने के लक्षण आदि दिखाई पड़ने लगते हैं। ज्यादातर भौं, कान, नाक, कपोल, हाथ पैर के ऊपरी सतहों पर गांठें बनने लगती हैं, नपुंसकता हो जाती है। नाक, मुंह और ट्रेकिया के म्यूकस मेम्ब्रेन प्रभावित होने से अल्सर हो जाता है। आंखें भी प्रभावित होती हैं। विशिष्ट लक्षणों में नाक से स्राव व गले में खराश, शरीर में अत्यंत गांठें व धब्बे पैदा हो जाते हैं। कानों में ग्रंथियां बनकर उन्हें मोटा व गांठदार बना देती हैं। इसी प्रकार भौं, कपाल, नाक आदि की ग्रंथियां चेहरे की विकृति के रूप में प्रकट हो जाती हैं। अधिकांश विकृतियां मध्य में गलकर फूट जाती हैं अथवा कड़ी पड़ जाती हैं। हथेलियों के उभार नष्ट हो जाते हैं, जानवर के पंजे के समान हो जाते हैं। नाक की हड्डी के नष्ट होने से नाक बैठ जाती है। पैर की उंगलियों की अस्थियों का डीकैल्सिफिकेशन होकर कुछ पोर गलकर गिर जाते हैं। कुष्ठ रोग के निराकरण में यौगिक चिकित्सा मुख्य रूप से सहायक है। योग शरीर में उत्पन्न रोगों को दूर कर शरीर को पुनः सामान्य स्थिति में लाता है। ये शरीर की तंत्रिकाओं में आए अवरोधों को दूर कर उसकी क्रियाविधि को ठीक करता है। कुष्ठ रोग के यौगिक उपचार में हमें सर्वप्रथम यम नियमों को अपनाना चाहिए। इसमें शौच मुख्य रूप से प्रभावशाली है। बाह्य शुद्धि पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ मानसिक शुद्धि भी आवश्यक है। इसके अंतर्गत राग, द्वेष, क्लेश, कुंठा, ईर्ष्या इत्यादि भावनाओं को मन से निकालकर मन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए स्वाध्याय का सहारा लेना अति उपयोगी होता है। इसके बाद यौगिक क्रियाएं, इसके अंतर्गत जल नीति जिसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है, इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावे कुंजल और लघु संग प्रक्षालन क्रिया अत्यंत उपयोगी है। आसन के रूप में प्रज्ञा योग व सूक्ष्म व्यायाम विशेष प्रभावशाली है। आसन की अपेक्षा प्राणायाम मुख्य भूमिका निभाता है, जिसमें नाड़ी शोधन व भ्रामरी प्राणायाम उपयोगी हैं। प्राणायाम में शरीर के साथ साथ मन को भी प्रभावित करने की क्षमता है। मस्तिष्क पर उगते हुए सूर्य का लगातार ध्यान विशेष भूमिका निभाता है। कुष्ठ रोगियों के लिए पंचकर्म चिकित्सा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यम नियम आसन प्राणायाम के अलावा नियमित दिनचर्या, समुचित खान पान और एक स्वस्थ मनोदशा रोगी को स्वास्थ्य लाभ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मन को शांत बनाने के लिए यौगिक ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का वर्णन मिलता है। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है शुद्धि क्रिया। शुद्धि यानी कि स्वच्छ और पवित्र, क्रिया यानी कि करना। शुद्धि क्रिया के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वच्छ और पवित्र करते हैं। शुद्धि क्रिया का वर्णन हठ योग के ग्रंथों में सबसे पहले किया जाता है। धतिर्वस्ति तथा नेति, त्राटकम ललकी तथा कपालभातिश्च चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। अर्थात इस प्रकार से
6 शुद्धि क्रियाओं का वर्णन हमें हठियों के ग्रंथों में मिलता है। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। आज हम आपको जानकारी देंगे इन षट कर्मों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया कपालभाति के बारे में। कपालभाति वायु द्वारा और जल द्वारा दोनों तरह से की जाती है। हम आपको जानकारी देंगे वायु द्वारा कपालभाति किस तरह से की जाती है। कपाल यानी कि मस्तिष्क, भाति यानी कि चमकना। मस्तिष्क को इस क्रिया के माध्यम से चमकाया जाता है। चमकाने से तात्पर्य है मस्तिष्क की शुद्धि की जाती है, इसीलिए इसे कपालभाति कहते हैं। कपालभाति के द्वारा मस्तिष्क के अग्रभाग की शुद्धि होती है। इस क्रिया को करने से विचार शून्य, दृश्य शून्य स्थिति आती है। ध्यान से पूर्व इसका अभ्यास बहुत लाभकारी होता है। इसका सीधा प्रभाव हमारे स्टमक रीजन और थोरैसिक रीजन पे पड़ता है, जिससे इनसे संबंधित रोग दूर होते हैं। फेफड़े बलशाली बनते हैं, इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। फेफड़े संबंधित रोग जैसे दमा, टीबी आदि इससे दूर होते हैं। कफ संबंधी विकार कपालभाति की क्रिया से दूर होते हैं। साथ ही एब्डोमिनल रीजन के ऑर्गन्स जैसे लीवर, स्प्लीन आदि की क्रियाशीलता बढ़ती है और ये बलशाली होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसे रोग इस क्रिया से दूर होते हैं। साथ ही हमें कुछ सावधानी भी इस क्रिया में रखनी पड़ती है। यदि आपको अत्यधिक चक्कर आते हैं, आप हृदय रोगी हैं और उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, तो आप इस क्रिया को कदापि ना करें। इसी के साथ यदि आपको एसिडिटी होती है तो भी आप इस क्रिया को नहीं करेंगे। एब्डोमिनल रीजन में कोई घाव है या अल्सर है तो आप इस क्रिया को बिल्कुल ना करें। एक बात और विशेष ध्यान रखने की है, जब आप इस क्रिया को कर रहे हो तो केवल आपके एब्डोमिनल रीजन में ही मूवमेंट होगा। आपके शोल्डर, गले बिल्कुल नहीं हिलेंगे। आइए अब प्रारंभ करते हैं कपालभाति की क्रिया। इसके लिए सबसे पहले लेंगे शारीरिक स्थिति। पद्मासन की स्थिति में आए, दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें। ध्यान रहे आपकी कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। वातकर्म कपालभाति वायु द्वारा की जाती है। इस क्रिया में सबसे पहले हम गहरा लंबा श्वास भीतर की ओर लेते हैं, उसके बाद लगातार रेचक करते हैं। ध्यान रहे इस क्रिया में मूवमेंट आपके केवल एब्डोमिनल रीजन में होगा। इसके अलावा शरीर का कोई अंग नहीं हिलेगा। लगातार रेचक करते रहने से आप लास्ट का जो रेचक होगा उसको तेजी से छोड़ेंगे। क्षमता अनुसार प्रारंभ में करेंगे, उसके बाद लास्ट का रेचक करने के बाद कुछ देर शांत बैठेंगे। प्रारंभ में 1 से 10 स्ट्रोक आप लगा सकते हैं। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं और स्ट्रोकों की संख्या भी बढ़ाएं। जब आप इसमें लंबा अभ्यास कर लें तो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक तक आप लगा सकते हैं। आइए प्रारंभ में 1 से 20 स्ट्रोक हम लगाते हैं। प्रारंभ करें। आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी रखें। गहरा लंबा श्वास भीतर की ओर लेने के बाद लगातार रेचक करें। अपने दाहिने हाथ को अपने एब्डोमिनल रीजन के ऊपर रख के भी आप एब्डोमिनल मूवमेंट को चेक कर सकते हैं। आपका पेट लगातार भीतर की ओर जाना चाहिए। स्ट्रोक लगाते समय ध्यान रखेंगे लास्ट का स्ट्रोक आप तेजी से रेचक करेंगे। पूर्ण रूप से रेचक करने के बाद कुछ देर शांत बैठेंगे। उस स्थिति में न आप सांस ले रहे होंगे न छोड़ेंगे। पुनः एक बार फिर से प्रारंभ करें।
स्टॉक लगाने के बाद कुछ देर शांत बैठें। विचार शून्य स्थिति। महसूस करें शांत भाव को जो क्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। मस्तिष्क में जो खालीपन की अनुभूति आपको हो रही है उसके प्रति अपनी सजगता को बनाएं। शरीर शिथिल रखें, कमर सीधी रखें। ध्यान रहे शरीर में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त तनाव बिल्कुल न बनाएं। कपालभाति के पश्चात कुछ देर शांत बैठने के बाद सहज स्थिति में वापस आएंगे।